जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अक्टूबर का प्रतियोगिता दर्पण का ये फर्स्ट सेशन है। चलिए, इसके बाद एक और सेशन आएंगे अक्टूबर के और हम अक्टूबर प्रतियोगिता दर्पण को पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 अगस्त को, एक सेकंड कलर बदल लें। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हुआ क्या कि 15 अगस्त 2021 को लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त, क्योंकि आप जानते हैं 14 अगस्त को क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, मतलब भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था 14 अगस्त को। तो उस दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, हाल ही में 14 अगस्त को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 105वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है समझिए। इससे पहले 104 संविधान संशोधन हो चुके थे, तो 105वां संविधान संशोधन दोनों ही सदन से पास हो गया। आप जानते हैं कि कोई भी संशोधन अधिनियम दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्य को मिला। इससे पहले राज्य को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई भी श्रेणी को ओबीसी श्रेणी में डाल सकें। ठीक है, आपको हम इसके एक नोट को पढ़ के सुनाते हैं। पूर्व वर्षों में केंद्र व राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र दोनों ही ओबीसी की अलग अलग सूचियां बनाते रहते थे। मतलब पहले केंद्र अलग सूची बनाता था ओबीसी का। मान लीजिए जैसे कि बिहार में कोई एक ऐसी जाति होगी जिसको केंद्र ओबीसी के अंतर्गत नहीं रखती होगी, लेकिन राज्य उसको ओबीसी के अंतर्गत रखना चाहती होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो किंतु 2018 में क्या हुआ, 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत यह अधिकार केवल संसद को था कि कोई भी जाति ओबीसी होगी या नहीं होगी, इसका अधिकार केवल संसद को था। कब? 102वां संविधान संशोधन के तहत यह कह दिया गया था कि कोई जाति ओबीसी होगा या नहीं होगा, यह निर्णय केवल केंद्र लेगी। केंद्र इन द सेंस संसद लेगी। लेकिन अब उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब यह अधिकार राज्य को भी मिल गया। अब यह अधिकार किसको मिल गया है? राज्य को। इसका एक आपको हम एक तर्क देते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे जाट आरक्षण, ठीक है, की बात चल रही थी गुजरात में या कहीं। तो यह आरक्षण देने का अधिकार अगर हम ये संविधान संशोधन से पहले देखें तो केवल और केवल संसद कर सकता था। लेकिन अब कोई राज्य विशेष में कोई भी एक जाति को आरक्षण देने का अधिकार अब राज्य दे सकती है। किस संशोधन के तहत? 105वां। यही अंतिम संविधान संशोधन है, तो याद रखिएगा। चलिए, भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो पहले तो ये समझेंगे कि कौन कौन क्षेत्र है, उसके बाद ये समझेंगे कि रामसर स्थल होता क्या है। तो भारत के 4 ऐसा आर्द्रभूमि है जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या किया गया है? रामसर स्थल। और कुल भारत में अब स्थल की संख्या कितनी हो गई है रामसर स्थल की? 46। उसमें है एक थोल झील जो गुजरात में है, वाना झील जो आपको गुजरात में है। ठीक है, 2 गुजरात से, थोल और वाधवाना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में है। अब भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। ठीक है, तो 2 गुजरात से, 2 हरियाणा से, कुल मिला के 4 ऐसे आर्द्र भूमि हैं जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब समझते हैं रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि है। ठीक है, ऐसा भूमि जो वर्ष भर पूरा पानी से ढका रहता हो और वह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर जल से भरा रहे और वह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो, जीव के विभिन्न विविधता के लिए वह क्या हो? महत्वपूर्ण हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एक तो वो आर्द्र भूमि होना चाहिए, समझ गए? आर्द्र भूमि का मतलब पानी से हमेशा डूबा रहना, ऐसा भूमि होना चाहिए, वेटलैंड जिसको कहते हैं, और वह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो।
तो उस क्षेत्र को हम रामसर स्थल कहते हैं। अब क्या है बात समझिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक कैस्पियन सागर है, जो आप पढ़े होंगे, ईरान नहीं, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक राम शहर है। रामसर एक शहर का नाम है। में यूनेस्को इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, जिसमें हम बताए थे यूनेस्को में 2 भारत का स्थल शामिल हुआ था, एक धोलावीरा और एक काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, यूनेस्को का नाम वहाँ भी आया था। तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर एक रामसर शहर है। क्या नाम है शहर का? रामसर शहर। यहाँ पे एक संधि हुई, ठीक है। क्या चीज़ की संधि हुई कि आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए एक संधि हुआ कि आर्द्र भूमि, जो खास करके ऐसी आर्द्र भूमि जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो, जहाँ बहुत सारे जीवों का आवास हो, उस टाइप के स्थल को जैव विविधता कहते हैं, जो जीवों के लिए अनुकूल हो, ठीक है। तो यूनेस्को की रामसर की संधि हुई, जिसको 1975 से लागू किया गया। संधि 71 में हुई, उसको लागू कब से किया गया? 75 से। और भारत 1 फरवरी 1982 से इस संधि पे हस्ताक्षर किया, और भारत भी अब उस सारे स्थल को, रामसर स्थल की सूची में भारत से भी बहुत सारे स्थल गए जो जैव विविधतापूर्ण हैं। अब इससे होता क्या है, इस सारे भूमि जो है, या ये सारे जो स्थल हैं, इस सारों स्थल का देख रेख, इसके रख रखाव, सबकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। AK-103 राइफल है ये, ठीक है, और यह खरीदने का सौदा हुआ है किससे? रूस से। आपको बता दें AK-103 एक राइफल है, ठीक है, और ये किससे खरीदने का सौदा हुआ है? रूस से। तो ये एक इम्पोर्टेंट है न्यूज। और आपको ये बता दें कि रूस से ये जो खरीदा जाएगा, तो यह भारत में पहले से एक राइफल था जिसका नाम था इंसास। इंसास का मतलब होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ठीक है, IN इंसास होता है ना, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल का ये स्थान लेगा। मतलब भारत में जो ये इंसास राइफल था, मतलब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम जो था, उसका स्थान अब कौन लेगा? AK-103। आपको याद क्या रखना है? चलिए हम याद का पॉइंट बताते हैं क्या रखना है। आपको याद रखना है कि AK-103 राइफल किससे खरीदेगा भारत? रूस से, बस, और कुछ नहीं याद रखना। 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। तो ये आपको डेट याद रखना है, 1 जुलाई 2022 से, जनवरी नहीं सॉरी, 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई है। अब हाल ही में देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता का रैंकिंग जारी हुआ है कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां बुजुर्गों के जीवन स्तर जो है वो बेहतर है, उसका गुणवत्ता का। तो फर्स्ट रैंकिंग पे राजस्थान, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। चलिए, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक कार्यक्रम चलाया गया है। 75 रेलवे स्टेशन पे खादी व ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल लगाई जाएगी। तो 75 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जहां खादी व ग्रामो उद्योग आयोग जो है वह अपने सामान की प्रदर्शनी करेगा और बिक्री का स्टॉल लगाएगा, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये क्वेश्चन अधिकतर उस टाइप में आपको खास करके PCS लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसको छांट भी सकते हैं। सार्वजनिक परिसंपत्तियों में ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, ये सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए लाया गया एक प्लान है। और यह क्या है? यह एक राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा है। इसको आप समझते हैं पहले। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, ठीक है। अब ये है क्या? तो यह ऐसे कुछ चुनिंदा संरचना है, ठीक है, जिस
कुछ चुनिंदा अधिकारी संरचना परियोजना को संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा, जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होगा। कुछ ऐसे चुनिंदा संरचना वाले परियोजना होंगे जिसका संचालन किसको दे दिया जाएगा? निजी क्षेत्र को। निजी समझते हैं प्राइवेट क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो कुछ भी ऐसा संचालन के लिए प्राइवेट क्षेत्र को इसको संचालन के लिए सौंपा जाएगा, लेकिन इसका मालिकाना हक हमेशा किसके पास होगा? सरकार के पास। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। चलिए, नियुक्तियाँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पहले से ही है, रेखा शर्मा, और ये एक बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछला बार, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले से ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जिसके कार्यकाल में वृद्धि की गई कौन है? तो रेखा शर्मा, पूछा जा सकता है। चलिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इनका भी कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले कौन थे राज्यपाल? श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। चलिए, ये ऐसे है, आप देख लीजिएगा ये सबको। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक इनको बनाया है? पंकज कुमार सिंह को। और आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को। राज्यसभा के नए सचिव डॉक्टर PK रामाचरयुल्लू, ठीक है, नाम देख लीजिएगा। तो ये सारे जो आपको नए नए हैं तो इनको देख लीजिएगा। CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन किसको बनाया गया? JB मोहपात्रा को। तो ये सारे नियुक्तियां देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, आज़ादी का मतलब 75वां वर्षगांठ मना रहे थे। 75वां वर्षगांठ नहीं बोलिए, ये बोलिए आज़ादी 15 अगस्त की शाम को, ऐसे बोलिए 15 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति द्वारा कुछ सम्मान की घोषणा की जाती है। तो उसमें है एक शीतकाल में, देखिए अब 3 टाइप के पुरस्कार हैं। एक पहले शांति काल होता है, सॉरी शीतकाल नहीं, शांति काल में। तो शांति काल में वीरता में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, पहले पुरस्कार समझिए। तो शांति काल में वीरता का दूसरा पुरस्कार है कीर्ति चक्र और तीसरा पुरस्कार है शौर्य चक्र। अब शांति काल का मतलब ये हुआ, तो इनमें जिसको ये पुरस्कार मिला है उस समय शांति काल था। शांति काल मतलब देश में युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। देश में युद्ध की घोषणा जब राष्ट्रपति कर देते हैं तब वो शांति काल नहीं होगा, तब वो युद्ध काल होगा, ठीक है। अगर शांति काल में मतलब देश में युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, अगर कोई ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, वीरता दिखाया है, तो शांति काल में किसको किसको मिला है? देखिए, शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र होता है, वो बाबू राम को मिला मरणोपरांत, जम्मू एंड कश्मीर के सैनिक थे ये। चलिए, तो शांति काल में अब इनको क्यों मिला, समझ गए? शांति काल का क्यों मिला ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देश में युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी जब इन्होंने अपनी वीरता का शौर्य दिखाते हुए और अपना बलिदान दे दिया देश के लिए, तो उस समय युद्ध की घोषणा नहीं है, इसलिए शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला अशोक चक्र। और शांति काल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला है। और शांति काल का तीसरा कौन सा होता है? शौर्य चक्र। ये अब इसको नहीं पढ़ना। अब देखिए, युद्ध काल में भी वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। जब देश में युद्ध की घोषणा हो जाएगी तो पहला पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र, तीसरा होता है वीर चक्र। तो अब इसको समझ पाए होंगे क्या है। अगर देश में युद्ध की घोषणा है तब कोई सैनिक उसमें शहीद होता है और अपनी वीरता का परिचय देता है तो उसको मिलेगा परमवीर चक्र, दूसरा मिलेगा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र। लेकिन देश में युद्ध की घोषणा नहीं है, शांति काल है, उस समय अगर कोई अपना सर्वोच्च बलिदान देता है देश के लिए तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा हो गई है। अब क्या है ये?
तो यह फिलीपींस के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति के पुण्यतिथि के अवसर पे दिया जाता है। ठीक है, अब है क्या, डॉक्टर फिरदौस कादरी जो बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक है, इनको मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब मैक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, इनको मिला है। रोबर्टो बेलोन यह पर्यावरणविद है फिलीपींस के, इनको मिला है। स्टीवन मुंशी जो शरणार्थी सहायता के लिए यूएस के हैं, इनको मिला है। वॉच डॉग पत्रकारिता इंडोनेशिया को मिला है। आपको हम बता दें रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है इसको एशिया का एक तरह का नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस एग्जाम में पूछना हमारे सेंस से कम है। चलिए निधन, अब देखिए हर मंथ कुछ निधन पढ़ते हैं। कल्याण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीएस सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये कल्याण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और यह आप जानते होंगे एक बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस समय यह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। चलिए, और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। गॉर्ड मूलर जर्मनी के फुटबॉलर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सैयद शाहिद हकीम यह भारत के फुटबॉलर हैं, इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन। सिद्धार्थ शुक्ला ये तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटे पर्दे के अभिनेता हैं, सीरियल में काम करते थे, कुछ सिनेमा में भी आए हैं, तो इनका भी निधन हो गया। जैक्स रोगे जो बेल्जियम के हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। सैयद अली शाह गिलानी यह जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे और इनके मरने पर पाकिस्तान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया था, इसलिए भी ये बहुत चर्चा में रहे थे। तो ये सारे निधन को आप एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट कल्याण सिंह हैं, एक आपको दूसरा इसमें आप सैयद शाहिद हाकिम को देख सकते हैं और हमारे सेंस से कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिएगा एग्जाम में अगर आए तो फिर। दिवस, अब 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और यह बहुत बड़े रूप में हमारे भी देश में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, खास करके बिहार में भी। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त इसलिए हमने लिखे हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है, ठीक है, और यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद आप जानते होंगे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाने वाला था, बहुत महान खिलाड़ी थे भारत के। तो मेजर ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो ये सारे दिवस देख लीजिएगा। द प्लेयर्स पुस्तक में आप देखते हैं द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। आप जानते हैं रवि शास्त्री क्रिकेटर हैं, तो द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये इनकी पुस्तक है। हर्ष रियलिटीज हर्ष मारीवाल की पुस्तक है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी एक्सपेरिमेंट KJ एल्फोंस की पुस्तक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक जो हमको लगा उसको हमने एक जगह किया है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं पूरी घटना को। आपको एकदम याद रहना चाहिए विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 105वां संविधान संशोधन, इसमें आपको याद रखना राज्यों को भी OBC श्रेणी में डालने का अधिकार मिल गया है, बस यही 2 पॉइंट याद रखना है। इससे पहले राज्य नहीं डाल सकते थे और इससे पहले कब नहीं डाल सकते थे, 102वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए, भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन कौन हुए हैं? थोल झील गुजरात, वादवाना गुजरात,
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन जीव अभ्यारण्य हरियाणा। और आपको बता दें बिहार में भी एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जिसको इससे 2 साल पहले घोषित किया गया है। कौन था? तो कांवर झील बेगूसराय, मात्र बिहार का एक है। अगर आप बीपीएससी सबके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। AK-103 राइफल किससे खरीदने का डील हुआ है? रूस से। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद। देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता में फर्स्ट स्थान राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में 75 रेलवे स्टेशन पर खादी व ग्रामो आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री। चलिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए कौन इसकी घोषणा किया है? वित्त मंत्री। ये आप देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, 3 साल इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला। ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा। ये सारा देख लीजिएगा। राज्यसभा के नए महासचिव डॉक्टर PK रामाचंद्रन। CBT के JB महापात्रा। शीतकालीन में ये पूरा देख लीजिएगा। 8 रेम से ये देख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कल्याण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सैयद शाहिद हाकिम को देख लीजिएगा। चलिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, द प्लेयर्स इन माय लाइफ, रवि शास्त्री की, ये भी देख लीजिएगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।